बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से वक्फ बचाओ मुहिम चलाने जा रहा है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगी। इसके तहत देश के बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन होंगे। कोलकाता से लेकर भोपाल तक आज भी ये प्रदर्शन किए गए। कोलकाता में जमीयत उलमा-ए हिंद का धरना चला। भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट हुआ। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान संगठन इकट्ठा हुए और इस वक्त उनका एक प्रतिनिधि परामर्श बैठक ये चल रही है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां भी आज विरोध प्रदर्शन करेगा। तो जुलाई तक चलने का मतलब आप समझिए ये 2 महीना लगातार जो है ये कानून, ये इसका विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अगले सत्र तक मामला गर्म हो जाएगा। मतलब वो नहीं, उसका पर्पज ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो वहां पर भी ये बताया जा सके ना कि भाई देश भर में विरोध हो रहा है इसका। मतलब फैक्ट्स पर तो बात होगी, लेकिन जब देश भर में आंच धीमी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी कोशिश ही है मुस्लिम संगठनों की सर। और बीजेपी इसको जोड़ के देखिए, बीजेपी के आउटरीच कार्यक्रम से बीजेपी भी उसी तरह से चाहती है कि भाई आउटरीच करके थोड़े से उस आंच को धीमा किया जा सके या पानी डाला जा सके। वो कोशिश है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो अच्छी कोशिश है कि आउटरीच किया जा सके, लेकिन 2 चीजें जो करनी चाहिए। एक तो था मुझे भी कि पहले वक्फ बिल पर ये सारा आउटरीच कार्यक्रम पहले करना चाहिए था, लेकिन अब वो तो बात ही चली गई। तो अब आप कर रहे हैं कि आपको ये आंच की बात हो रही है, तो ये धरने प्रदर्शनों में विरोध वगैरह में इसमें अभी कोई आपको तपिश दिख रही है? अभी ठंडा है मामला? नहीं, ठंडा बिल्कुल नहीं है। ठंडा नहीं है? नहीं है ठंडा। और मैं समझता हूँ कि यदि सरकार या बीजेपी समझ रही है कि ये सीए के जैसा मसला है, तो ऐसा मसला नहीं है। वक्फ बिल से मुसलमानों को जुड़ा हुआ, अब कितना फायदा कितना नुकसान है वो अलग बहस है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर। और उसको ये वहाँ के जो धर्मगुरु हैं या जो भी लोग हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसने ये कन्विंस मोटे तौर पर कर रखा है कि ये आपके ऊपर नुकसान का काम है और आपकी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम है। और अभी जो मैं एक और चीज़ में थोड़ा सा आगे मैं सर इसी पर एक सेकंड, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये मामला अभी तूल पकड़ेगा? 6 महीने से बहस चल रही है इस बात पर। पास 2 दिन संसद में बहस के हो गए, पास हो गया, कानून बने 4 दिन हो गए। अब हमने ऐसे कोई हाय तौबा नहीं मचती नहीं देखी। तो आपने बताया कि 7 जुलाई तक का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, अभी तक कोई हाय तौबा नहीं मची देश में। हाय तौबा के लिए एक प्लान वे में भी तो कोई काम होता है ना, क्योंकि देखिए सड़कों पर जनता ऐसी नहीं निकलती। उसको कोई लीड करने वाला, कोई कार्यक्रम देने वाला, कोई प्रदर्शन करने वाला लोग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सड़कों पर उतर कर आई जाती है, जनता लाई जाती है। और उसका मतलब ये नहीं कि देश भर में कोई विद्रोह हो रहा है, लेकिन एक नाराजगी का सुर और उस आंच को रखा जाए। और उसका पर्पज ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट जब पिटीशन पर सुनवाई कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सके कि देखिए देश भर में मुसलमान इसके विरोध में हैं और सड़कों पर आए हुए हैं। और फिर अगले, क्योंकि अब संसद में तो ये बिल पास हो गया है, इसलिए संसद में उसका कुछ मसला रह नहीं गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो बिल के लेकर क्या निर्णय लेता है, क्या उसकी टिप्पणी होती है, वो अलग है। संविधान के स्तर पर क्या बात हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि संविधान के तौर पर बहुत बड़ा कोई संकट सरकार के सामने दिखाई देता है, लेकिन समाज के सामने, समाज को लेकर सरकार के सामने संकट है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं राधा मोहन दास जी को भेजने से अब मुसलमान जो है समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी इस विरोध को पॉलिटिकली डील करना चाहती है, पुलिस अंदाज में नहीं। नहीं, वो तो पुलिसी अंदाज में तो हो नहीं सकता ना। पुलिसी अंदाज में तो जहां होना होता है वहां करती ही रहती है बीजेपी, वो भी अलग मुद्दा है। लेकिन इस बिल को नहीं कर सकती, और उसमें ये बेहतर कदम है कि आउटरीच के लिए जितने भी लोगों को समझे। मैं तो समझ रहा था कि रविशंकर जी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो सवाल शुरू कर रहे थे वो वहां से शुरू करते, क्योंकि वो कानून मंत्री थे जब वो 3 तलाक का बिल पास हुआ और उस दिन उनके घर पे मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी। तो वहां से शुरू करते कि देखो मुस्लिम महिलाओं को हमने कितना बड़ा तोहफा दिया और वो सब साथ थे। आज मत वह की। अभी मुस्लिम संगठनों की तैयारी को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा संगठन है इनका। अगर इनकी इतनी ताकत होती, अगर मुसलमान के कहने में होते, तो जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था ये कह देते कि लोकसभा घेराव करेंगे, 5 लाख लोगों को लेकर आ जाते दिल्ली। कहते थे ना, ये धमकी दी जाती थी भाई पहले। 5 लाख लोग आते हैं दिल्ली को रोक देते, दिल्ली में चक्का जाम कर देते। लगता कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो डिमांड किए, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसके खिलाफ दिल्ली में एकत्र हो गया है। दिल्ली चलो का नारा देते, कितने मुसलमान आ जाए देखते हैं। और अभी भी जगह जगह क्यों कर रहे हैं? ये कह दे कि चलो दिल्ली चलो का नारा देते हैं, 12, 13, 14 जो भी तारीख तय कर ले, वो देख ले कितने दिल्ली में आते हैं। और ओवैसी साहब तो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना। ओवैसी साहब एक दिन बोल दे कि मैं हैदराबाद बंद बुला रहा हूं, पता पड़ जाएगा ओवैसी साहब को कि हैदराबाद कितना उनके कहने पे बंद होता है। वो हैदराबाद से 1 लाख लोग इकट्ठा कर दिल्ली ले आते, तो भी मान लिया जाता कि ओवैसी साहब की बात सुनी जाती है।
दरअसल अब ये सब फूके हुए कारतूस है, इनके जितने भी नेता हैं, इन्हें कोई अपने समाज के अंदर जाति भिन्नता कोई नेता भी सर उसको एक्सप्लॉइट तभी कर सकता है ना जब लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना हो। क्या मुसलमान अब थक गया इससे, भाई नहीं मेरा झंझट नहीं है? नहीं, मुसलमान तो धरने प्रदर्शन के लिए तैयार रहता है हमेशा। मौलवी ने कहा तो तुरंत उतर जाता है, लेकिन वो भी जानता है कि यह किसका मुद्दा है। ये मुट्ठी भर मुसलमानों का मामला है, जिन लोगों ने लगातार वक्फ बिल का गैर कानूनी फायदा उठाया, अपनी संपत्ति अर्जित की, अपना पैसा बनाया, और उस जमीन का लेन देन जिसने किया, क्या गरीब आदमी को कुछ उसमें मिला? आज अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल खोले, कितनी गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने आवासीय विद्यालय बनाए, कितना शादी के लिए उनके लिए वहां अपने कार्यक्रम करने के लिए जमीन दी है, एक जवाब नहीं दे पाएंगे ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो गरीब मुसलमान जानता है कि ये मुट्ठी भर मुसलमान, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो कांग्रेस के शासन में जिनको समर्थन मिलता था, उनकी दम पर यह पूरा जमीनों का 8.5 लाख एकड़ जमीन पता नहीं आप ज्यादा हल्के में ले रहे हो या ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं होना होता तो बिल पास सर होना होता तो लोकसभा में पहले हो जाता। वो लोकसभा में बिल पास होने का इंतजार नहीं करते। जब कहा था काली पट्टी लगा के आओ, कितने लोगों ने ये बात आपकी सही है। इसी अरे इन्हीं के मजमू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के ये कहते थे कि दिल्ली घेर लेंगे, मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, इतने 1 लाख लोग चलो दिल्ली की तरफ। ये बताइए किसको लगता था कि वक्फ बिल कानून बन जाएगा? अभी ये बेचारे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिल नहीं रहा भैया, अब तो कानून बन चुका है। मतलब यही पढ़ना लिखना चाहिए, जानकारी के साथ आना चाहिए। प्ले कार्ड पहले का बना था ना? अरे तो तब से चले आ रहे थे, तो अब ये भी आप समझिए कि तब से प्ले कार्ड बना हुआ था और तब से प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। दोनों के बीच का मसला मान लें, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मसले पर आग लगाने की सारी कोशिश, अफवाह फैलाने की सारी कोशिश, झूठ की बुनियाद पर दंगा हंगामा करने की कोशिश सब जगह विफल रही। सफल कहां होती? मुर्शिदाबाद में होगी ना भाई, जहां ममता जी सरकार में है और मुसलमान बहुतायत में। जहां मुस्लिम बहुतायत में होगा वहां ये होगा। इसमें कौन सी, ये हमने पहली बार थोड़ी ना देखा है। ये तो जो भी इलाके मुस्लिम बहुल होते हैं वहां ये होता है। मुसलमान तो पूरे देश में रहता है, दिल्ली में भी रहता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि जहां जहां है वहां होता है। आपने क्या नहीं देखा था क्या कि अमानतुल्लाह खान के इलाके में पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है? आपने क्या नहीं देखा है क्या? वरना जो जिस इलाके में अमानतुल्लाह रहते हैं वहां वाली पुलिस चौकी देखिए। अच्छा हाँ, चलिए एक लाइन बता ही देता हूं, दिल्ली के लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली में जो ओखला वाला थाना है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि एक दिन उसके सामने से जाइए। दिल्ली में ऐसा थाना कहीं नहीं, किले की दीवार जैसा बंद है वो। क्यों ऐसा बंद है भाई? क्यों ऐसा बंद है? इसका मतलब जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां शांति व्यवस्था कानून की स्थिति है। अब आप कह रहे हैं कि विजय जी और समीर जी के बीच में कहां खड़े हों? विजय जी और समीर जी दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं। एक दूसरे तरफ की उम्मीद है और एक जो अभी तक हुआ है उसके आधार पर है। भाई कानून तो हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो समीर जी ठीक कह रहे हैं। विजय जी इसलिए कह रहे हैं कि अंत में एक छोटा सा झूठ फैलता है और उसके बाद आग लग जाती। भाई मुर्शिदाबाद में लोगों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी, सब कुछ किया, और ऐसा नहीं मुसलमानों की भी गाड़ियां फूंक गई, उसमें पता ही नहीं चला कि ये मुसलमानों की भी गाड़ियां। सवाल यह है कि क्या इस देश का मुसलमान अभी भी इसी तरह से रहेगा, यही करता घूमेगा? सत्ताधारी पार्टी आउटरीच कर रही तो आप उससे कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ, पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ। तुम्हारे ऊपर अभी थोड़ा सा दाग लग रहा है, तुम्हारी नीयत हमें माइक्रोस्कोप से टेस्ट करनी है, दूसरों वालों की नहीं करनी। तो भाई ये तमाशा तो नहीं चलेगा। या तो आप कहिए कि संविधान के आधार पर लोकता, और धरने प्रदर्शन का अधिकार खूब है, खूब जमकर करिए। यही लोग थे चुनौती दे रहे थे, नीतीश को झुका देंगे, नायडू को झुका देंगे। यही तो हम लोग डिबेट में अलग अलग मत के होते थे ना। सवाल ही नहीं उठता सरकार ले बिहार चुनाव के बाद टालेगी। टाला क्या? नहीं टाला ना। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आप कोई एक एजेंडा सही नियत के साथ आगे बढ़ाते हैं तो जो उस एजेंडे को लेकर जड़ तरीके से विरोध कर रहा है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं, वो भी एक समय बाद सोचता है यार हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई विरोध की वजह बची नहीं है, उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम विरोध करेंगे तो करिए विरोध, उसका जो भी परिणाम होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता देखेगी। अच्छा, इन्होंने संगठनों ने भी जो कॉल दिया, ये भी ऐसा लग रहा है लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं, या कॉल दे रहे हैं लोगों को कि नहीं, जाहिर है लड़ाई तो लंबी ही चलनी है। बिल संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, अब वो कानून बन गया, और कानून जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज नहीं करता है तब तक कानून को कोई वो नहीं है, वो वही कानून चलेगा। तो लड़ाई तो लंबी है, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई 1-2 तारीख में फैसला नहीं करेगा। अभी तो वो 16 अप्रैल शायद उसने तारीख दी है, फिर 16 अप्रैल, हाँ, फिर सारे पक्षों को फिर नोटिस देगा, वो एक प्रक्रिया है। तो इसलिए इनको मालूम है लड़ाई लंबी चलनी है। देखिए ये मुद्दा, मुझे लगता है हर्ष जी भी अपनी जगह सही है, या समीर जी भी, लेकिन विजय जी को भी आप उनकी बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते।
इस देश में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति ज़्यादा हुई है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों से शुरू हुआ था एक जमाने में, 60 के दशक में कोई नहीं जुड़ता था उसमें, लेकिन भावनात्मक था। धीरे धीरे भावना फैलती गई और पूरा हिंदू उसमें एक हो गया देश भर का। और वो मस्जिद जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, उसके पक्ष में मुसलमान एक हो गए क्योंकि भावनात्मक मुद्दा बन गया। शाबानों का मुद्दा जब बना तो शाबानों का मुद्दा था पूरी तरह से कानून का मुद्दा। एक महिला को, एक गरीब महिला को, बेसहारा महिला को गुजारा भत्ता देने का मुद्दा था, लेकिन वो ऐसा भावनात्मक बना दिया मौलानाओं ने कि राजीव गांधी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो भावनात्मक मुद्दे जो है वो इस देश की राजनीति में हमेशा हावी रहते रहे हैं। इसीलिए चुनाव के समय नेताओं के भाषण भावनात्मक होते हैं, ठोस तथ्यों पर न होकर भावनाओं को उभारने वाले होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसी तरह से मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था बनती जा रही है, क्योंकि मुसलमानों की कोई वैसी संस्था नहीं है, हिंदुओं की भी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कहती है, लेकिन क्या सारे हिंदू उसको मानते हैं? नहीं मानते। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून पर्सनल लॉ बोर्ड की संस्था है, लेकिन वो अपने आप को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है और करीब करीब हर मसले पर वो चूंकि स्टैंड लेती है। अब ये कह सकते हैं साहब उनकी ताकत वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होता है कि 5 लाख लोग जमीन जी निकाल ले आइए। अरे भाई 5 लाख लोग आप घोषणा करेंगे तो सरकार देखती रहेगी, वो निकलने ही नहीं देगी घरों से। 5 लाख क्या 2-5 आदमी नहीं निकलने देगी। ठीक है। जब राम मंदिर जब 19 जब ये हुआ, नरसिम्हा राव थे, राजेश पायलट थे अंतरिक्ष सुरक्षा मंत्री, दिल्ली में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने रैली की घोषणा की थी जब अडवाणी जी सब गिरफ्तार हुए थे। एक आदमी नहीं आ पाया था वोट क्लब पे, जबकि इतना बड़ा आंदोलन था। इतना बड़ा बीजेपी को रीच आउट की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को रीच आउट की जरूरत ही शायद इसलिए पड़ी ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी जो मुस्लिम समाज है वो इसके पक्ष में नहीं है, या उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि ये उनके फायदे का। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो बीजेपी कितने कानून पर रीच आउट प्रोग्राम पर चलती है, बताइए मुझे भाई। रीच आउट का फीडबैक किस बात का? फीडबैक उनके पास होगा ना कि भाई समाज जो है अब भी उसको अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो मैं इस पर ये नहीं जा रहा कि वो है कि नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा देखिए, और ये आग लगाने वालों की कोशिशें पहले अभी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। यूपी में अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि मदरसे सील हो रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं इस बिल के पास होने के बाद। ये सब होगा, ये सब अरे बिल्कुल झूठी खबर। जो विरोध में है वो सब इस तरह करेंगे, ये बीजेपी भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है। वो किसी ने खबर चला दी थी उस वक्त की जब बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि योगी जी ने सुबह 4 बजे उठकर आदेश दिया कि सब जगह जो है नोटिस लगा दो, सब लोगों को नोटिस भेज दो। अरे आप उससे बड़ा सोच लीजिए, सीए कानून को लेकर जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कानून बहुत स्पेसिफिक था, उस पर पूरे देश भर में लोग खड़े हो गए ना। और उसमें एनआरसी को जोड़ दिया, और ये है कि एनआरसी आएगा। और अभी अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से, अमित शाह जी ने नागरिकता छीन ली जाएगी क्या? एक भी भारतीय मुसलमान के, अमित शाह ने कहा ना, एक भी मुसलमानों का नागरिकता अगर छीन लीजिए तो आप बता दो। जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। आउटरीच नहीं हुआ होता। एक तरफ ये आप लोग मान रहे हैं सब लोग ना कि नागरिकता कानून से तो कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेना देना नहीं, फिर भी पागलों की तरह कूद पड़े सब। अभी क्यों नहीं हुआ ये सब? इसका मतलब कि सरकार ने आउटरीच की, लोगों से समझाया, लोगों से बात की, लोगों की जो सलाह थी वो सुनी, उनको बात की। हर्षवर्धन जी, उसमें एक तथ्य आप मिस कर रहे हैं। उस वक्त देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआरसी की बात कर रहे थे कि रजिस्टर बनेगा, एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक का दर्ज किया जाएगा, हरियाणा से लेकर सब जगह हर चुनाव में। तो वो सीए और एनआरसी दोनों क्लब हो गए थे, और वो डर फैलाया गया कि सीए तो पहला कदम है और एनआरसी आएगा तो सीए के आधार पर लोग, वो सारी बात, खाली सीए का विरोध नहीं था, उसके पीछे एनआरसी भी था। नहीं, और मुसलमानों की बात छोड़िए, एनआरसी का मामला ठंडे बस्ते में यही तो कह रहा हूं। नहीं, दूसरी बात नहीं, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूं, जो आप लोग कह रहे हो वही तो मैंने भी वही बात कही, आप दोबारा उसको दोहरा। मैं कह रहा हूं कि भाई उस वक्त जो कुछ भी रहा हो, आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये बयान दे दिया, आज इसका मतलब कि इस पर मुसलमानों के बीच में सरकार गई ना, इसका मतलब बीजेपी के नेता गए ना, उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया ना, तो भी आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे। दोनों कैसे चल सकते हैं? आउटरीच को सर मैं कह रहा हूं कि ये तो कह रहे हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए, और ये विजय जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, कानून बनाने के पहले किया। अरे वो तो आप देखिए, जो इस बिल का, जो बिल के प्रोविजंस का जो प्रचार हो रहा है, उसी में प्रचार क्या है? ये बीजेपी का कौन सा नेता आपको मतलब ज्यादा क्या बोलता हुआ दिखाई देता है कि ये लैंड माफिया था इसलिए हमने इसको ठीक कर दिया, या ये कहता है कि गरीब मुसलमानों की मदद करनी? दूसरी तरफ यही बात की जाती है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मस्जिद छीन लेंगे। झूठ कौन बोल रहा है?
नहीं, भाई वो मसला नेता क्या है कर ही रहा नहीं है? ना हर्ष जी। बात दूसरी, आप बात अलग तरीके से कर रहे हैं। इसमें मसला ये है ही नहीं कि मस्जिद छीन ली जाएगी, ये इस तथ्य पर थोड़ी चल रहा है। इमोशनल कैसे, उसका एक बड़ा उदाहरण है, मुसलमानों को छोड़िए, 2024 का इलेक्शन आपने संविधान खत्म करने, संविधान बदलने के नैरेटिव पर चला लिया ना। इमोशनल आप किस तरह से Emotional इश्यूज issue बन जाता है को नैरेटिव खड़ा करते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस पे कोई एक दिन में नहीं हुआ ना, 6-8 महीने से ये सब हो रहा था। सरकार ने आउटरीच की, जेपीसी बनाई, संसद में चर्चा कराई, फिर चर्चा कराई। 2 दिन जब हुआ तो 14-14 घंटे की डिबेट हुई। जितने लोग, अब अगर मान लीजिए कि हजरत वहां अजमेर वाले दरगाह के वो सज्जादा नशीन अगर कह दें कि अच्छा है ये जो वक्फ का नया कानून है, तो वो इमरान मसूद कह देंगे कि ये तो बीजेपी का दलाल है, दलाली बंद करो। तो आप मतलब ये वन वे नहीं है ना। दूसरी तरफ पाक साफ लोग बैठे हैं, भाजपा वाले बड़ा सब गंदा काम कर रहे हैं, उनको सब ठीक होके आना है, और बाकी पार्टियां से बड़ा अच्छा काम कर, इतने गंदे काम किए तभी तो ये दशा हुई है। दूसरी बात यह कि आज से सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया बहुत पावरफुल है, टीवी लोग दुनिया देखती है, अखबार पढ़ती है, लेकिन जो माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी है ना सर, जो इसके विरोध में होगी, अफवाहें जो फैलानी, वो बहुत पावरफुल मशीनरी है। वो बात मैं कह रहा हूँ, उसको काउंटर करना करना इतना आज आसान इस पर काम नहीं चर्चा है। नहीं कर पार्टी सकते आउटरीच कर रही है। जो पार्टी ने आउटरीच का क्या फैसला लिया है बीजेपी ने, वो इसीलिए लिया है कि माउथ पब्लिसिटी और अफवाहें इनको दरकिनार करके और लोगों के बीच में आउटरीच का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसको समझ में आया कि सरकार समाज पूरे देश के अंदर कोई लोग खड़े हो जाएं, वो तो नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए, कोई सरकार नहीं सरकार चाहेगी। अपनी बात तो रखेगी ना कि हम कानून क्यों लेकर आए, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। राहुल गांधी जैसा थोड़ी कि आप अधिवेशन में राहुल गांधी पे नहीं बोले आप जो उन्होंने कहा। नहीं, अब राहुल गांधी ने क्या, वहां पर वो कह देते हैं, ऑब्जर्वर बोल देते हैं वहां पर ऑर्गेनाइजर को, और फिर वो कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि क्रिश्चियन लोगों की जमीन ले ली जाएगी। अरे अगर आपको कहना है तो वो अखबार लेकर आते ना, और वहां पढ़ के बता दे कि देखिए इस तारीख का ये अखबार है, इस छपा है, और मैं अंडरलाइन करके लेकर आऊं कि यहां पर लिखा है कि हम अगले कदम में ईसाइयों की जमीन लेने जा रहे हैं। आप वहां झूठ बोल देते हो, जो बोला नहीं गया था, जो कहीं है कहीं नहीं है ना। तो अगर आप जो कह रहे हो तो आप पेपर लेके आइए ना कि मैं कॉपी लेकर आया हूं, और वो कॉपी आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते कि देखिए किस तरीके से ऑब्जर्वर में या आपके ऑर्गेनाइजर में किया जा रहा है राहुल गांधी की भाषा में जो बार बार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी ऑब्जर्वर कह गए गुरुजी, आप भी ऑब्जर्वर कह गए। मैं राहुल गांधी के लिए बार बार कह रहा हूं, आप पर प्रभाव आ गया राहुल गांधी का। तो मुझे लगता है कि बार बार राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, और आप जो लोकसभा में कह रहे हो वही आप अधिवेशन के अंदर बात कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप सच्चाई को जनता समझने लगी है। ये जरूरी है केंद्र सरकार को कि वो कानून लेकर आई है तो वो जनता को सच्चा बताएगी। इतनी आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी नहीं बोले पार्लियामेंट में, राहुल गांधी ने कह दिया, एक लाइन में बोल दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है ये कानून, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना राहुल गांधी नहीं बोले थे तो। हाँ, मैं तो कहा ही था, इसमें क्या बात है कि जो लोग नहीं बोल रहे, राहुल गांधी यदि मुसलमानों के साथ खड़े, मैं तो आज भी इस बात अब जो बोला वो बहुत है। अधिवेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई वहां लड़नी चाहिए थी ना उनको। संसद का खामियाजा ये कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा नहीं हो सकता ना। पार्टी लड़ी ना वहां अंदर, पार्टी लड़ी, लेकिन एक बड़ी बात थी, मैं समझता हूँ कि उनको खड़ा होना चाहिए। ये मेरी राय है। बाकी जो पार्टी ठीक है, उनको तय करना है कि क्या करना है, नहीं करना है। और गांधी परिवार के, फिर से मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, ये रहस्य है। ये अब ये तो वो जाने, लेकिन ये पॉइंट है।